Hello friends, this is Imran Farooq from DevGeek और नेक्स्ट जे 13 की सीरीज के चौथे पार्ट में आप सबको खुशामदीद है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, आप इस वीडियो में क्या सीखेंगे कि हम राउटिंग और नेविगेशन कैसे करते हैं नेक्स्ट 13 में। सबसे पहले हम राउटिंग पे बात करेंगे, उसके बाद हम डायनामिक्स राउट पे बात करेंगे, डायनामिक राउटिंग कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सेस राउट और क्यूरी स्ट्रिंग पैरामीटर, इनको हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट 13 में लेआउट्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, लोडिंग का स्टेट कैसे शो कराया जाता है और एरर्स को कैसे हैंडल किया जाता है। तो चलते हैं हम अपने कोड एडिटर की तरफ और वहाँ जाकर मैं आपको राउटिंग के बारे में बताता हूँ। तो ये हम आ गए अपने कोड एडिटर में और यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में ऐप बनाना स्टार्ट की थी। ठीक है जी। तो कब आपने नेक्स्ट जे 13 में जब भी आपने कोई नया राउट क्रिएट करना हो तो उसके लिए आपने एक फ़ोल्डर बनाना है। किस फ़ोल्डर में? ऐप के फ़ोल्डर में। जैसे कि मैंने यहाँ यूज़र का फ़ोल्डर बनाया है, लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपने इस राउट को एक्सेसिबल बनाना है तो उसके लिए आपको एक स्पेशल फ़ाइल यूज़ करनी पड़ेगी। स्पेशल फ़ाइल का नाम रखना पड़ेगा जो कि नाम है page.tsx। अगर ये इस फ़ोल्डर में आप ये वाली फ़ाइल नहीं देंगे तो आपका ये राउट एक्सेसिबल नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी स्पेशल फ़ाइल है नेक्स्ट जे 13 में। तो उसके लिए हम चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और स्लाइड में आकर सबसे पहले आपके पास है page.dsx या page.jsx। ठीक है जी। उसके बाद है layout.tsx, उसके बाद है loading.tsx, उसके बाद है route.tsx, नॉट फाउंड डॉट टी एस एक्स और एरर डॉट टी एस एक्स। ये बेसिकली 6 फाइलें स्पेशल फाइल्स हैं जो कि नेक्स्ट जी एस का कंपाइलर पीछे बिहाइंड द सीन अपने ऐप के फोल्डर में सर्च कर रहा होता है और इस बेस की फाइल में चीज़ों को वो रेंडर करता है। अभी हम पेज टी एस पे बात कर रहे हैं, उसके बाद मैं बाकी सारी फाइलें भी आपको बना के दिखाऊंगा और कैसे चलती हैं ये मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। ठीक है जी। चलते हैं ब्राउज़र, चलते हैं अपने कोडिटर की तरफ दोबारा और वहाँ जाके देखते हैं कि राउटिंग में और क्या क्या है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप इस फोल्डर में कोई भी दूसरी फाइल बनाएंगे जो कि वो page.tsx या layout.tsx ना हो तो वो पब्लिकली राउट में एक्सेसिबल नहीं होगी। जैसे कि फर्ज करें आप इस फोल्डर में बनाते हैं test.css, ठीक है जी, और मैं इसे सेव कर कर अपने ब्राउज़र में जाता हूँ और ब्राउज़र में जाकर मैं लोकल आउट 3000 यानी कि इसका लोकल सर्वर स्टार्ट करता हूँ और मैं वहाँ जाके हम टेस्ट करते हैं क्या ये CSS की फाइल इसमें चलती है या फिर नहीं चलती। ठीक है, ये सर्वर थोड़ा टाइम लेता है। बेसिकली जो आपका प्रोडक्शन में होता है ये नेक्स्ट ईयर बहुत तेज़ चलती है, लेकिन लोकल सर्वर पे थोड़ा सा टाइम लेती है कंपाइल्ड होने में। ठीक है, जैसे कि ये देखें आप कितना टाइम ले रही है यहाँ पर। ये देखें अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ /users/test.css। तो ये उसे कंपाइल कर रहा है। ये देखें क्या एरर आया है 404 पेज नोट फाउंड, यानी कि ये सबसे बड़ा फ़ायदा है ऐप राउटर में कि आप जो अपनी फ़ाइल यहाँ पर देते हैं जैसे कि CSS होगी या फिर इसके अलावा कोई और जावास्क्रिप्ट फाइल, वो आपका राउट एक्सेस नहीं करेगा। ठीक है जी। इस फीचर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जैसे कि मैंने यूजर्स का फोल्डर बनाया और इसकी जो रिलेटेड फाइल है मैं इस फोल्डर में रख सकता हूँ। जैसे कि इसकी CSS हो गई या फिर इसकी कोई और जावास्क्रिप्ट फाइल मैं इसी फोल्डर में रख सकता हूँ और वो पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होगी। अब हम चलते हैं कोड एडिटर की तरफ। कोड एडिटर में आगे सबसे पहले तो मैं अपनी ये टेस्ट फाइल को ख़त्म करता हूँ। ठीक है जी, और इसके अंदर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ कंपोनेंट्स के नाम से। ठीक है जी, और
ये फाइल बन गई, कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाना था हमने। तो यहाँ पर आकर मैं फोल्डर पे क्लिक किया और मैंने दिया कंपोनेंट्स नाम, ठीक है जी। और इसके अंदर मैंने एक नई फाइल बनाई यूजर्स, ठीक है जी, users.tsx, ठीक है जी। और मैं यहाँ पर अब जो हमारा मेन पेज पे जो हम अपने डाटा को फैच कर रहे हैं, हम कहते हैं कि भाई हमने यहाँ पर फैच नहीं करना बल्कि इसके लिए एक अलग टेबल बना लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर आकर मैं अपना कंपोनेंट क्रिएट करूँगा, ठीक है जी। तो ये हमारा आ गया, ये इसका ये, ठीक है जी, यूज़र। और उसके बाद इसके अंदर मैं अपनी ये वाली फाइल सारी, ये जो टेबल है इसे उठाकर मैं वहाँ कहाँ ले जाऊँगा, उसके अंदर, ठीक है जी। तो मैं इसे यहाँ से कट किया, उसके बाद मैंने अपने इसमें पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। लेकिन अब यहाँ पर एरर दे रहा है कि भाई यूज़र्स कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है जी, क्योंकि मैंने ये एक जेसन प्लेस होल्डर की एपीआई से कॉल किया हुआ है, तो मैं उसका डाटा भी उठा लाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी, जितने भी आप ऐप जीएस में कंपोनेंट बनाते, ऐप जीएस में कंपोनेंट या पेजेस बनाते हैं, वो सारे बाय डिफॉल्ट रेक्ट सर्वर कंपोनेंट होते हैं, ठीक है जी। तो मैं इसे यहाँ से उठा के इसके अंदर ले आया, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पर वो कह रहा है कि अवेट लगाया हुआ है, लेकिन हमने इस तो हमें इस मेन फंक्शन को एसिंक करना पड़ेगा, ठीक है जी। और उसके बाद इसे सेव करने के बाद मैं अपना ये वाला कंपोनेंट है जो मैं रेंडर करता हूँ यहाँ पर यूज़र, ठीक है, जिसे मैं और यहाँ से एसिंक ख़त्म कर दूँ क्योंकि ये हमारा कंपोनेंट अब एसिंक नहीं रहा, ठीक है जी। और उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ यूज़र्स, क्योंकि हमारा राउट ये बना हुआ है स्लैश यूज़र्स। तो मैं देखता हूँ कि ये देखें हमारा टेबल आ गया है, और ये कंपोनेंट जो हमने बनाया है वो वाला कंपोनेंट यहाँ पर रेंडर हो रहा है। और अगर मैं उस कंपोनेंट को एक्सेस करना चाहूँ तो मैं देखता हूँ क्या हम कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर कंपोनेंट्स स्लैश यूज़र, ठीक है जी। मैं देखता हूँ ये राउट काम करता है हमारा या नहीं करता। ये देखें क्या एरर आ रहा है 404। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है ऐप राउटर का नेक्स्ट 13 में, कि आप अपने जो कंपोनेंट्स हैं वो कोलोकेट कर सकते हैं सेम फोल्डर के अंदर। बात कर लेते हैं डायनामिक राउट पे। तो डायनामिक राउट क्या होता है? डायनामिक राउट वो राउट होता है जिसमें हम कोई पैरामीटर पास करते हैं। इसे समझने के लिए हम चलते हैं अपने कोऑर्डिनेटर में, और मैं यहाँ पर आया यूज़र्स में, और यूज़र के फोल्डर में आके मैंने एक नया फोल्डर बनाया और मैंने यहाँ पर दी स्क्वायर ब्रैकेट। और मैं चाहता हूँ इसे मैंने पैरामीटर जो पास करना है उसका नाम आईडी हो, ठीक है जी। आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी नाम रख सकते हैं, ये कोई कन्वेंशन नहीं है, जो मर्जी नाम आप मर्जी से रख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये फोल्डर बनाया मैंने, उस फोल्डर के अंदर मैंने एक नई फाइल बनाई, उसका मैंने नाम रखा page.tsx, ठीक है जी। page.tsx में जैसे आप जानते हैं स्पेशल फाइल है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट बना लिया, यानी कि फाइल बना ली, और ये मेरा कोड एडिटर जो है इस वक्त सही काम नहीं कर रहा, तो हम इसे मैन्युअली कर लेते हैं कॉन्स्ट यूज़र डिटेल्स पेज, ठीक है जी। ये बेसिकली हमारा एक एरो फंक्शन होगा, और यहाँ पर हम रिटर्न कर लेते हैं एक डिव, ठीक है जी। यहाँ डिव रिटर्न कर लिया हमने। उसके बाद हमने इस जो हमने बनाया है इसे एक्सपोर्ट भी करवाना है, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने इसे एक्सपोर्ट भी करवाना है। तो मैं इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र डिटेल्स पेज, ठीक है जी। उसके बाद अब हमने सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमने इस राउट में अपना पैराम को मैंने एक्सेस करना है, जो हमने पैरामीटर देना है यहाँ पर। उसे एक्सेस करने के लिए सबसे पहले टाइप स्क्रिप्ट में
आप एक इंटरफेस बना लें। ये टाइपस्क्रिप्ट का फंक्शनैलिटी है, ठीक है जी। प्रॉप्स, ठीक है जी, उसमें हम देते हैं जी, हमें एक प्रैम्स का ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसमें हमारा आईडी होगा और वो आईडी की टाइप जो होगी वो होगी स्ट्रिंग, ठीक है जी। उसके बाद आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आपने कर्ली ब्रेसेस ओपन की और यहाँ पर आपने प्रैम्स लिखा और इसकी आपने टाइप क्या दे दी, प्रॉप्स, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और उसके बाद मैंने इस प्रैम को एक्सेस कैसे करना है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भी प्रैम को एक्सेस कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ कंसोल लॉग करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ प्रैम्स डॉट आईडी, ठीक है जी। और उसके बाद हमने इस एंड पॉइंट को हिट करना है, इस पेज को। तो मैं यहाँ पर आगे कोई भी नाम रख लूँगा, यहाँ पर मैं रख लेता हूँ आकर user/1, ठीक है जी, ये इसका आईडी हो गया। और उसके बाद क्योंकि ये हमारा सर्वर कंपोनेंट है तो कंसोल लॉग हमारा कहाँ शो करेगा, वो शो करेगा हमारा यहाँ पर, ठीक है जी। ये देखें यहाँ पर 1 हमारा आ गया। मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आकर मैं इसे लिख लेता हूँ साथ इसके कि भाई दिस इज द प्रैम, ठीक है जी। और इसे मैं सेव करता हूँ तो ये देखें 1 हमारा प्रैम है, ठीक है जी। और अगर मैं इसे यहाँ पर चेंज करता हूँ तो 2 कर लेता हूँ और इसे रन करता हूँ और उसके बाद हम जाके देखते हैं अपने एडिटर में। ये देखें यहाँ पर 2 दिस इज प्रैम, ठीक है जी। तो ये जो कार है बेसिकली ये हमारा एक डायनेमिक राउट बन गया है। अब इस पे हम एक मजीद काम करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, एक बहुत ज़रूरी बात आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो प्रैम्स का प्रॉप है ये सिर्फ और सिर्फ पेज डॉट JSX या पेज डॉट JSX की फाइल में आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई कंपोनेंट आप यूज़ कर रहे हैं इस पेज के अंदर, उसके उसके अंदर ये वाला प्रैम्स का प्रॉप आप एक्सेस नहीं कर सकते, बल्कि आप उसे एज अ प्रॉप पास कर सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ पेज के प्रॉप्स में सिर्फ प्रैम्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है, ठीक है जी। अच्छा जी, और जो हम नेक्स्ट बात करनी है वो हमने बात करनी है कैच ऑल सेगमेंट्स। इससे क्या मुराद है मैं आपको ब्राउज़र में जाकर समझाता हूँ कि जैसे कि आप यहाँ पर आए और आपकी फ़र्ज़ करिए ई कॉमर्स साइट है, तो उसमें आपके पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पड़े हैं, ठीक है जी। ये प्रोडक्ट का राउट और उसके अंदर हमें जो है जी ग्रॉसरी, उसके अंदर हमें चाहिए जी डेयरी की आइटम और उसके अंदर हमारे पास है जी मिल्क की आइटम, ठीक है जी। ये हमारे अब काफ़ी सारे पैरामीटर हो गए हैं और अगर ये जो पैरामीटर है हम इसके अंदर जाकर ये नहीं करेंगे कि हम इसके अंदर राउट दोबारा से दोबारा पैरामीटर वाले राउट बनाते गए, बल्कि नेक्स्ट जे ने हमें एक नया तरीका बताया है, ठीक है जी। तो उसके लिए हम सबसे पहले ऐप फोल्डर में आकर ऐप में एक फोल्डर बनाना है प्रोडक्ट्स के नाम से। उसके अंदर आपने एक नया फोल्डर बनाना है और उसका ब्रैकेट्स के अंदर आपने डालने हैं 3 डॉट्स और आपने जो नाम रखना है उसका, ठीक है जी, अपने पैरामीटर का स्लग रख दिया। और इसके अंदर आपने एक a.tsx की फाइल बनानी है, ठीक है जी। ये हमारा एक कंपोनेंट हो गया और इसका नाम रख देता हूँ प्रोडक्ट्स। और इसका जो आपने पैरामीटर है वो किस तरह लेना है, आपने यहाँ पर आके पहले इंटरफेस बना लिया हमने, ठीक है जी। इंटरफेस प्रॉप्स और यहाँ प्रैम बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अंदर हमने जो लेनी है स्लग, उसकी टाइप जो होगी स्ट्रिंग ऑफ अरेज, ठीक है जी। ये इसकी टाइप होगी, ठीक है जी। और यहाँ पर आकर अगर हम अपना ये डीस्ट्रक्चर कर लें प्रैम्स को और उसके बाद हम इसे टाइप देते हैं प्रॉप्स की, और उसके बाद अगर हम यहाँ पर प्रैम्स डॉट स्लग दे दें और उसके बाद अगर हम उस राउट पे जाएं और ये देखें हमारे सारे प्रैम्स आ गए। प्रोडक्ट्स के अंदर ग्रोसरी, उसके अंदर डेयरी, उसके अंदर मिल्क। तो ये इस टेक्निक को हम कहते हैं कैच ऑल द
राउट सेगमेंट्स। ठीक है जी। तो ये वाली टेक्निक थी। आपको डीप नेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कैच है कि जैसे कि मैं अगर जो हमारा मेन पेज है प्रोडक्ट का फोल्डर उस पर जाऊँ, तो हमें यहाँ पर वो दे देगा एरर 404 का। ठीक है जी। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये स्लग का जो आपका है इसे रीनेम किया आपने। ठीक है। और इससे आपने एक और ब्रैकेट दे दी दोनों साइड से। ठीक है। और उसके बाद इसको मैंने सेव किया, और उसके बाद यहाँ पर आकर मैं रीलोड किया पेज को। अब देखते हैं हमारा ये राउट चलता है कि नहीं। ये देखें चल गया, प्रोडक्ट्स का आ गया। इसे कहते हैं ऑप्शनल। ठीक है जी। ये ऑप्शनल करने का तरीकेकार है इसमें। ठीक है। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जिस पे हमने बात करनी है वो है हमारे पास क्यूरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स। वो क्या होते हैं बेसिकली, जब आप ये देखें, आपने इस यूआरएल को देखें, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क के बाद जो सारा जो डाटा आ रहा है वो क्या होगा हमारे पास, क्यूरी स्ट्रिंग पैरामीटर। अब ये है कि इसे हमने एक्सेस कैसे करना है, तो उसके लिए हम चलते हैं कोड एडिटर की तरफ। कोड एडिटर में आकर जहाँ पर आपने पैरामीटर लिए प्रॉप्स के अंदर, यहाँ पर आकर आप लेंगे सेट पैरामीटर। ठीक है जी। और इसकी जो ये भी एक ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर आप मल्टीपल ब्रांच भी आ सकते हैं, सर्च ब्रांच। लेकिन हमारे पास सिर्फ एक है जिसका नाम है सॉर्ट बाय, और इसकी टाइप हमारे पास स्ट्रिंग है। ठीक है जी। और अगर मैं यहाँ पर जाकर इसे एक्सेस करूँ, एक्सेस करने के लिए पहले हमें यहाँ पर डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं करता हूँ सर्च ब्रांच, और उसके बाद यहाँ पर आकर मैं इसे एक्सेस कर देता हूँ सर्च ब्रांच डॉट सॉर्ट बाय, और इसे सेव करते हैं और जाकर देखते हैं हमारे पेज पर ये आ रहा है कि नहीं। तो ये देखें यहाँ पर नेम लिखा हुआ आ गया। अगर मैं यहाँ पर इसे कर देता हूँ प्राइस, और से मैं एंटर करता हूँ, तो ये देखें हमारे पास प्राइस आ जाती है। इसका फ़ायदा क्या होता है बेसिकली, जब आपने अपने यहाँ किसी टेबल पे या डाटा पे फिल्टरिंग लगानी होती है, तो वहाँ पर ये ज़्यादा यूज़ होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो टॉपिक है जिस पे हम बात करनी है वो है जी लेआउट। लेआउट बेसिकली क्या होती है, लेआउट बनाने का मकसद ये होता है कि आप कुछ यूआई को शेयर करना चाहते हैं बिटवीन डिफरेंट पेजेस। ठीक है जी। और हमारा जो कोऑर्डिनेटर में जाके देखते हैं, ये जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट जेएस ने एक लेआउट दी हुई है। ठीक है जी। इसमें क्या है बेसिकली, आप एक एचटीएमएल और टैग और बॉडी के टैग उसमें एंटर करवा रहे हैं, और उसके अंदर एक चिल्ड्रन एंटर करवा रहे हैं। इससे मुराद ये है कि चिल्ड्रन यहाँ पर इस ऐप डायरेक्टरी में जितने भी पेजेस बनेंगे वो सब इसके अंडर रेंडर होंगे। ठीक है जी। तो बेसिकली ये मकसद है इसे यहाँ पर करने का। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम एक नया फोल्डर बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं डैशबोर्ड, क्योंकि यूजुअली जो भी डैशबोर्ड की एप्स होती हैं उसमें यूआई डिफरेंट होती है। ठीक है जी। और इसमें हम एक नई फाइल बनाते हैं लेआउट डॉट टीएसएक्स। नाम आपने दिन में रखना है, लेआउट ही रखना है, क्योंकि ये स्पेशल फाइल है। इसमें आपने स्पेलिंग याद रखने के, एल भी छोटा है, बाकी सब भी कैपिटल नहीं है। ठीक है जी। और इसके बाद यहाँ पर आकर मैंने ये अपना कंपोनेंट बनाया, और इसका नाम चेंज करके मैंने रख दिया डैशबोर्ड लेआउट। ठीक है जी। अब इसके अंदर बेसिकली हमारे पास डैशबोर्ड में दो चीज़ होती हैं, एक तो साइड बार होती है और साथ हमारा कंटेंट होता है। तो ये हमारी पेज मेन डिव हो गई। यहाँ पर आकर मैं साइड का एक, जो हमारी साइड बार होगी उसका एक टैग ले लेता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ ले लेता हूँ मेन का, और मेन के अंदर मैं लिख देता हूँ कंटेंट पेज, या फिर यहाँ पर मैं लूँगा चिल्ड्रन, जो यहाँ पर हमें मिलेगा प्रॉप्स के जरिए। ठीक है। क्योंकि हमने मेन लेआउट बाकी सारी इस पर रेंडर करवानी है, और चिल्ड्रन की हमारी होगी प्रॉप्स विद चिल्ड्रन। ठीक है जी। ये भी एक तरीका आ रहा है चिल्ड्रन का वो लेने का। ठीक है जी। प्रॉप लेने का बाय डिफ़ॉल्ट आपको वो दे देता है। नेक्स्ट जो है इसमें हम यहाँ पर इसके मैं लिख देता हूँ साइड बार, और इसे मैं दे देता हूँ विड्थ। तो मैं क्लास नेम दे दी, हम टेल में इसका यूज़ कर रहे हैं, तो विड्थ इसकी हो जाएगी हमारे पास फुल। ठीक है जी। और हमारे पास इसकी जो विथ मीडियम डिवाइस पे जो विथ होगी इसकी 60W64 हो जाएगी। ठीक है जी। यानी कि कितनी हो जाएगी ये 256 पिक्सल। ठीक है जी।
और या फिर इसको ओवरऑल ही कर देते हैं क्योंकि हमने रिस्पॉन्स नहीं, ये तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। और इसका मैं जो है बैकग्राउंड, इसका मैं जो बैकग्राउंड है वो कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। इसका कलर कर देते हैं बैकग्राउंड का बीजी स्काई ब्लू स्काई करके, और इसे 400 कर देते हैं। तो ये हमारी साइड बार होगी, ठीक है जी। और यहाँ पर हमारा वो चिल्ड्रन रेंडर होगा, ठीक है। और चिल्ड्रन यहाँ पर ये रेंडर हो गया। उसके बाद मैं इसे फ्लेक्स कर देता हूँ ताकि हमारी ये साइड बाय साइड आ जाए। क्लास नेम फ्लेक्स, ठीक है जी। और ये हमारी होगी लेआउट के चार। अब इसी के अंदर मैं एक नया बनाता हूँ पेज, पेज डॉट TSX। और यहाँ पर आ गया जी हमारा, ये आ गया डैशबोर्ड पेज, ये हमारा मेन पेज होगा, ठीक है जी। और अगर मैं इसे अब रन करें जाके हम इसमें लोकल होस्ट में, और मैं यहाँ पर जाता हूँ स्लैश डैशबोर्ड, ये हमारा यहाँ क्या 404 क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने डैशबोर्ड के स्पेलिंग गलत लिखे हैं, ठीक है। तो ये भी आप आपने ध्यान में रखनी है, ये पता गलती हो जाती है अक्सर। डैशबोर्ड, ठीक है जी। और डैशबोर्ड में आए और डैशबोर्ड का पेज लोड हुआ, ये देखिए हमारी ये साइड बार आ गई, ठीक है जी। और ये मेन कंटेंट आ गया साइड बार की। अगर आप लेआउट में जाकर मैं जो हमारी मेन डिव है उसकी हाइट फुल कर देता हूँ, तो वो फिर हम हमारी पूरी वो ले लेगी, ठीक है जी। और उसके बाद देखें अभी हमारा ये यहाँ पर क्या आ रहा है, डैशबोर्ड पेज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर हमारे पास एक और नया फोल्डर हो जिसका नाम हो जी यहाँ पर इनवॉइसेस, या इनवॉइस कर लें, ठीक है जी। और इसके अंदर मैं एक नई फाइल बनाता हूँ पेज डॉट TSX। और यहाँ पर इसके हम नया कंपोनेंट बना देते हैं, और इसका मैं नाम देता हूँ इनवॉइस पेज, ठीक है जी। और अब देखिएगा अब यहाँ पर क्या होता है कि मैं अगर डैशबोर्ड के अंदर जाकर मैं इनवॉइस की रेंडर करवाता हूँ तो क्या होता है, ये देखें यहाँ हमारा इनवॉइस पेज आ गया, यानी कि मेन कंटेंट क्योंकि चिल्ड्रन चेंज हो रहा है तो ये चिल्ड्रन चेंज होगी, ठीक है। तो ये थी लेआउट के बारे में बात। ये एक स्पेशल फाइल है, ये आपने याद रखना है कि आपने नाम इसका वही रखना है, ठीक है जी, लेआउट के नाम से, क्योंकि ये बिहाइंड द सीन नेक्स्ट जीएस इसकी इस फाइल को गेट करके फिर आपकी वो उस पेज पे रेंडर करवाता है UI, ठीक है जी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं हम। अच्छा जी, नेक्स्ट जो आपके लिए एक छोटा सा टास्क है कि आपने एक नैप बार बनानी है इस ऐप में जो कि हमारे तमाम पेजेस पे रेंडर हो। मसलन कि अब अगर हम अपने डैशबोर्ड पे जाएं तो वहाँ पर भी रेंडर हो, ठीक है जी, यहाँ पर ऊपर, ठीक है जी। अगर हम यहाँ पर अपने यूज़र्स में जाएं तो इसके टॉप पर भी, यूज़र्स के टॉप पर भी रेंडर हो, ठीक है जी। तो ये टास्क है आपका। आप वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए, सोचिए और इसे हल कीजिए, और अगर ना हल हो तो फिर आप मेरा सोल्यूशन देखिए, ठीक है। क्या आप कामयाब हो पाए इसे हल करने में? नहीं? तो अब चलते हैं मेरे सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले आप यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर आपने इस ऐप के फोल्डर में एक कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाया, ठीक है जी। क्योंकि ये ओवरऑल यूज़ होने वाली नैप बार क्योंकि ओवरऑल यूज़ हो रही है तो इसका ये जनरल एक ट्रीटमेंट होगा नैप बार डॉट TSX, ठीक है जी। यहाँ पर आकर आपने RFC किया और उसके बाद आपका ये फंक्शनल कंपोनेंट बन गया। उसके बाद आपने डिव है, डिव को आपने क्लास दी फ्लेक्स, BG इसको मैंने दे दिया रोज 500, पैडिंग हमने दे दी लेफ्ट राइट से 1 rem, ठीक है जी। उसके अंदर हमने सबसे पहले रेंडर किया एक लिंक का कंपोनेंट जो कि हमें मिलता है नेक्स्ट लिंक से, नेक्स्ट ने दिया हुआ है हमें। और इसके अंदर बेसिकली पहला जो हमारा होता है वो यूजुअली क्या होता है,
वो होता है बेसिकली आपका लोगो, लेकिन हमारे पास लोगो तो कोई है नहीं, तो हम इसका नाम रख देते हैं जी नेक्स्ट 30, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट जो लिंक है हमारे पास वो होना चाहिए हमारे पास स्लैश यूज़र्स का, और यहाँ पर हम लिख देते हैं यूज़र्स, ठीक है जी। और इस लिंक को मैं दे देता हूँ क्लास नेम, ताकि ये थोड़ी सी मार्जिन दे सके उसे, तो हम इसे कर देते हैं MR2 यानी कि 8 पिक्सल, ठीक है जी। और उसके बाद अब हम इसे कहाँ रेंडर करें कि हमारी हर जगह पर ये शो, उसका ये है कि हम इसे रूट लेआउट में करेंगे, क्योंकि रूट जो लेआउट जो हमें दी गई है ये वाली, जो कि नेक्स्ट जेएस ने हमें पहले से बना के दी है, इसके अंदर जो हम चीज़ रेंडर करेंगे वो पूरी ऐप पे साथ चलेगी। तो ठीक है, इसकी बॉडी के अंदर आकर हम पहले क्या करते हैं कि इस चिल्ड्रन को मेन के टैग में कर लेते हैं, लेकिन ये सिमेंटिक हो जाता है, इसे आपने लाजमी नहीं करना कि आप करें, लेकिन ये एचटीएमएल सिमेंटिक के लिए अच्छा है ये, ताकि वो एससी वाले को पता चलता है कि भाई ये जो मेन चीज़ है, ठीक है जी। उसके बाद हम यहाँ पर अपना नैप बार का कंपोनेंट रेंडर करवाते हैं, जो कि इंपोर्ट कर लिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर रेंडर करवा दिया, और उसके बाद सेव करने के बाद हम जाकर देखते हैं कि हमारी रेंडर, ये देखें नैप बार हमारी रेंडर हो गई, ठीक है। थोड़ी सी इसको पैडिंग दे दें टॉप बॉटम से भी, तो नैप बार में जाके इसकी टॉप बॉटम से पैडिंग दे देते हैं, और पैडिंग दे दी यहाँ पर आकर टॉप बॉटम, और यहाँ पर हमने कर दी 8 पिक्सल, और यहाँ पर आकर देखते हैं ये हमारी पैडिंग बेहतर हो गई, ठीक है जी। अब अगर हम जाएँ यहाँ से, अगर हम अपने होम पेज पे जाना चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करें तो हमें होम पेज पे जाना चाहिए, तो ये देखें हमारा होम पेज चल पड़ा। और अगर मैं यहाँ से यूज़र्स पे क्लिक करूँ तो हमारा यूज़र्स का पेज चल रहा है, और हमारी नैप बार वैसे ही रही। तो ये तरीक़ेकार है कि नैप बार को आप किस तरह ओवरऑल ऐप में करवा सकते हैं रेंडर, ठीक है जी। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है जी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।